नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, 11 साल हो गए हैं वर्तमान सत्ता के एनडीए सरकार के। हालांकि 2024 का लोकसभा जो चुनाव हुआ उसमें सीटों के रूप में भाजपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन कुल मिला के मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री हो गए, खूब हो हल्ला मचा कि नेहरू की बराबरी कर ली, इत्यादि इत्यादि। अब 11 साल की जो सत्ता हो गई है तो भक्तों के लिहाज से बहुत अहम है। कहाँ देख रहे हैं आप विश्वगुरु बनने की राह में हमने कितनी दूरी तय कर ली है? मोदी जी विश्वगुरु कितने और समय में बन जाएंगे? क्या कुछ देख रहे हैं आप इस सरकार के बारे में? 11 साल का हासिल क्या है? पहले, दूसरे और तीसरे कार्यकाल में क्या अंतर देख रहे हैं? ये कुछ बेसिक सवाल हैं जिनसे मैं शुरू कर रहा हूं, फिर आगे और सवाल होंगे। हेमंत सर। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, मोदी जी जब सत्ता में आए थे राम प्रकाश जी, तो उन्होंने कुछ वायदे किए थे देश के लोगों के साथ। 2013-14 की बात कर रहा हूँ, जब शुरू में आए थे। और वो वायदों की शुरुआत होती है कि 100 दिनों के अंदर विदेशों से काला धन ला दूंगा मैं, सबको उसमें से 15-15 लाख रुपए दूंगा, हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम कर दूंगा, गंगा मैया को पूरे तरीके से साफ कर दूंगा, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन 2022 तक चला दूंगा, सभी किसानों को पीएम आय का फायदा दूंगा, पीएम किसान का फायदा दूंगा, भगोड़े अपराधियों को और आतंकवादियों को घसीट कर भारत लाऊंगा। उसके अलावा 2022 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना दूंगा। 2022 तक सबको पक्के घर दूंगा। राजस्थान यूपी में 500 रुपए का सिलेंडर दूंगा। 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त कर दूंगा। हर घर को 24 घंटे बिजली दूंगा। 2022 तक बुलेट ट्रेन भी आ जाएगी। हर घर में 2022 तक इंटरनेट पहुंचा दूंगा। 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक खत्म कर दूंगा। हर भारतीय को शौचालय दूंगा। 2022 तक ट्रेन दुर्घटना में किसी की जान नहीं जाने दूंगा। ये उन्होंने 2013-14 में ये वायदे किए थे। मेरे ख्याल 2022 को गए हुए 3 साल हो गए, अगर ज्यादा नहीं है तो। और अब उन्होंने जो नई विश्व गुरु बनने की जो आपने सवाल पूछ लिया, बड़ा गंभीर सवाल पूछ लिया, उसकी उन्होंने डेडलाइन 2047 कर दी है। तो 2022 के बाद सीधा 25 साल आगे की टारगेट उन्होंने रख दिया है। इन सारी बातों का अब कोई जवाब नहीं है कि दो करोड़ रोजगार का क्या होगा, बुलेट ट्रेन का क्या होगा, कहीं कोई स्थिति नहीं। उस सब के बावजूद भी देखिए, 11 साल आज मोदी सत्ता के पूरे हुए, तो मोदी जी के जो क्रोनी कैपिटलिस्ट मित्र हैं, बीजेपी, आरएसएस, उनके भक्त मंडली, उनकी आईटी सेल, उनकी ट्रॉल सेना, उन सबको बधाई देना मेरा और आपका फर्ज बनता है। और देश के लोगों को, दर्शक साथियों को ये याद दिलाना जरूरी है कि इन 11 सालों के अंदर अगर मोदी जी का सही मायने में, क्योंकि उन्होंने तो चला दिया 11 साल सेवा के, सुबह से हैशटैग चला रहे हैं सेवा के 11 साल, तो इन 11 साल के अंदर मोदी सरकार की क्या क्या नेट अचीवमेंट्स हैं, अगर उसको आप देखना चाहें नटशेल में, तो बहुत जरूरी है कि देश के 45% लोगों के पास तो रोजगार नहीं है, और जो बाकी लोग हैं उनमें से 28% का सरकार को यही नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं। देश 1947 में आजाद हुआ था, आज 2025 है। आज तक की देश के इतिहास की मैक्सिमम बेरोजगारी देश के अंदर फिलहाल के लिए है, जब मैं और आप बात कर रहे हैं। 11 अगर नाकामियों को देखेंगे आप, तो उन 11 नाकामियों में सबसे बड़ी अगर नाकामी है वो इस देश के अंदर बेरोजगारी में वृद्धि की। इन 11 साल की अगर केवल 11 ही नाकामियां को आप अगर उस रूप में देखें, कोविड-19 जो 19 में महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था को जो झटका लगा था, उसके कारण बेरोजगारी में जो वृद्धि उस समय हुई, वो आज तक बढ़ती ही जा रही है, उसके घटने का कोई काम नहीं है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमिक जो है, उसके अनुसार 2020-21 में बेरोजगारी 7 से 8% तक बढ़ गई थी, और सरकार ने 17.1 करोड़ नई नौकरियों का दावा किया, और वायदा क्या था? 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का। और जब वो पूछा गया कि नौकरियां कहाँ हैं, तो बता दिया गया कि पकोड़े तलना भी एक रोजगार है। इन सब के कारणों में अगर आप जाएंगे, तो इसका सबसे प्रमुख कारण है नोटबंदी का असफल कार्यान्वयन। जिस तरीके से नोटबंदी की जरूरत थी या नहीं, वो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बता दिया था कि 2% जीडीपी। 2016 में जो नोटबंदी की गई थी, 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया। उसका उद्देश्य क्या बताया मोदी जी ने? काला धन, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा पर अंकुश लगाना। डिजिटल इंडिया, लेस कैश, आज उस सारे की आपके सामने स्थिति है। जब नोट बंद किया गया था तो 16 लाख करोड़ रुपया सर्कुलेशन में था, आज वो 35 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। कितने बैंक फ्रॉड्स हो रहे हैं वो जो डिजिटल इकोनॉमी के जरिए, वो सारे देश ने देख लिया। आतंक कितना रुक रहा है वो आपने पहलगांव के अंदर देख लिया। पहलगांव की घटना 22 अप्रैल को ही थी, आज 9 जून है। अब तक क्या हुआ कि वो आतंकियों का भनक तक भी सरकार को नहीं है, तो ये आतंकवाद खत्म किया गया। इसके अलावा जो भी सारी स्थितियां थी, नोटबंदी के बाद था कितने लाख करोड़ का मुनाफा हो जाएगा, हालत ये हुई कि 99.3% नोट बैंकों में वापस आ गए। तो ये नोटबंदी का विजन था। उसके बाद जीएसटी ने जिस देश में जो छोटे व्यापारियों के साथ जो जितना वो पेचीदा था, उस सब के साथ किया गया, वो सारे देश ने देख लिया।
फिर मोदी जी ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करूंगा, वो सारे देश ने देख लिया। इस देश में किसानों की आय तो दुगनी हुई कि नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन अडानी की जो जो नेटवर्थ था वो 1605% बढ़ गया और अंबानी का 506% बढ़ गया। किसी किसान का अगर बढ़ा हो तो वो किसान बता दे या मोदी जी बता दे कि कौन से किसानों का बढ़ा है। उन्होंने कहा था गंगा को बिल्कुल साफ कर दूंगा, नमामि गंगा योजना की बात थी। 20,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। अब तक नदी में कहीं भी कोई खास सुधार हुआ हो, जिस तरह की स्थितियां हो आपको पता है। उसके बाद चीन के साथ विवाद के अंदर क्या हुआ, कोई आया नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कह के पल्ला झाड़ लिया गया, लाल आंख दिखाने की बात करके आए थे। और हालत यह है कि आज भी तमाम जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हमारी सेना पेट्रोलिंग नहीं कर सकती है। ये एक बहुत बड़ी जहां तक बात है आर्थिक असमानता की जो स्थिति है कि 99% एक तरफ है बिल्कुल और 1% देश में एक तरफ है। देश की टोटल कमाई का जो टोटल नेट इनकम है वो 1% के पास 57% जा रही है और देश की जो 40% जो लोएस्ट इनकम ग्रुप है उनके पास देश की संपत्ति का केवल 3% है। तो आर्थिक असमानता में हम दुनिया के वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज हैं। और आज की तारीख में आर्थिक असमानता को अगर आप मैच करेंगे तो 1947 के लेवल पे पहुंच गई है। ये तमाम डेटा एनालिस्ट जितनी भी वो है एजेंसीज हैं, ये उन सब का मानना है कि आर्थिक असमानता के मामले में हम 1947 के लेवल पे खड़े हैं। स्वच्छता अभियान की क्या स्थिति हुई पूरे देश के अंदर आपने देख लिया। शिक्षा और स्वास्थ्य में अपर्याप्त निवेश वो आपने देख लिया। केवल और केवल इस सरकार की अगर आप बात करेंगे सामाजिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक तनाव, इसके सहारे विपक्ष हो, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, सबको एक तरफ साइडलाइन करके वर्टिकल डिवीजन की बात करनी, सुबह से शाम तक धर्म की पुड़िया चटानी, अब्दुल को टाइट करना, बंटवारे की राजनीति करना, सारे सवालों को गायब कर देना। एक और नागरिक अधिकार जो थे वो चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन हो, चाहे आपका क्या नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल हो, सारे के सारे जिस तरीके से मोदी सरकार की जो मंशा है वो सारे देश के सामने है। और जितने भी ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स हैं उन सब के अंदर किसी के अंदर भी वो प्रोग्रेस नहीं है जिसकी मोदी जी वायदा करके आए थे या जो देश के लोग अपेक्षा करते हैं कि एक साल जो कंटिन्यूटी में 11वें साल में है वो इस तरह का क्रांतिकारी काम करेगी। चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो, चाहे वो उसका जीवन प्रत्याशा हो, लाइफ का जो एक्सपेक्टेंसी जिसको आप कहते हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, लैंगिक असमानता हो, कुपोषण हो, भुखमरी हो, आर्थिक असमानता हो, स्वास्थ्य पर उसमें अपर्याप्त निवेश हो, कोई भी आप चीज देख लीजिएगा उसमें सरकार आज भी मिडल पे खड़ी है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का तो आपको पता ही है। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि ये तो आप उन चीजों का जिक्र कर रहे हैं जो चुनावी जुमले थे, जिसमें अमित शाह साहब ने कहा कि चुनाव में जुमले बोलने पड़ते हैं। वो ऐलान कर चुके हैं भाई 2 करोड़ नौकरियां जुमला थी, 15 लाख रुपए जुमला थी। नोटबंदी में अगर कोई मर गया तो वो अपनी बला से मर गया, हमने थोड़ी कहा था। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था क्या कि कोई जाकर के लाइन में लगे? क्यों गया वो लाइन में लगने? इतना गरीब होने की जरूरत क्या है भारत के अंदर? अमीर बनिए, अडानी साहब की तरह बनिए। तो भाई वो मोदी जी तो वो संदेश लेके आगे बढ़े थे। सवाल ये उठता है कि सब 370 उन्होंने कहा हटाएंगे, 370 को खत्म कर दिया उन्होंने। आज वो चिल्ला चिल्ला करके बताते हैं, तो हम उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? ऑपरेशन सिंदूर अभी उन्होंने करके पाकिस्तान को कैसे नाको चने चबवा दिए हैं। पाकिस्तान आज जो है धूल फांक रहा है, धूल फांक करके, और पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, त्राही त्राही हो रही है वहां पर। हम उसकी बात क्यों नहीं करते? पुलवामा में जो 40 जवान शहीद हुए थे, उनकी जो जान गई थी, उसके जो जिम्मेदार लोग थे उनको कैसे घसीट घसीट करके जम्मू कश्मीर की गलियों में घुमाया गया, हम उसकी बात क्यों नहीं करते? क्यों जो है हम इन सारी उपलब्धियों की बात नहीं कर पाते हैं मोदी जी के? नहीं, राम प्रकाश जी उनकी जो उपलब्धियां हैं उनको बताने के लिए उनकी भक्त मंडली, उनकी आईटी सेल, उनकी ट्रॉल सेना, उनकी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे रिच पार्टी, ये काम उनका है। पत्रकार होने के नाते मेरा और आपका काम है देश की जनता को के सामने सरकार को सवालों का आईना दिखाना। ये अलग बात है कि देश की सरकार ने सवाल सुनने बंद कर दिए हैं, मीडिया ने सवाल उठाने बंद कर दिए हैं, सारी चारों तरफ कीर्तन मंडली का बोलबाला है, हर तरफ कव्वाल भर्ती कर ली गई। और सबसे बड़ी जो चीज इन 11 सालों का अगर नेट टेक अवे आप देखेंगे तो इस देश को, इस भारत को सवाल मुक्त भारत कर दिया गया है। जो भी सवाल पूछे उसको देशद्रोही बता दो, उसको पाकिस्तानी बता दो, उसकी ट्रोलिंग करा दो। ये एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया गया है। और जो आपका विज्ञापन था, सरकारी विज्ञापन, उसको एक तरीके से वेपनाइज कर दिया गया है। और उसको वेपनाइज इस रूप में किया गया है कि जो भी मीडिया है, चाहे वो प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, वो केवल और केवल सरकार का कीर्तन करेगा सुबह से शाम तक। जो वो कहेंगे वही सब कुछ होगा। चाहे मोदी जी को वर्ल्ड लीडर दिखाना हो, चाहे उनका डंका बजाना हो, चाहे 56 इंची हो, चाहे विकास की बयार बाणी हो, चाहे बुलेट ट्रेन दिखानी हो, चाहे चाइना को लाल आंख दिखानी हो। चाइना का नाम नहीं लेते कभी भी।
कभी ट्रंप को साथ ये कर देते, कभी चाइना के साथ ये कर, सब मीडिया के अंदर है, धरातल पर कुछ नहीं है। और यही वो बेसिकली सारे का सारे सिस्टम बनाया कि कोई भी सवाल ना पूछा जाए। बेरोजगारी का मुद्दा आपको कहीं नहीं मिलेगा, महंगाई का मुद्दा आपको कभी नहीं मिलेगा, गरीबी का मुद्दा आपको कहीं नहीं मिलेगा। मीडिया को इस तरीके से ट्यून इन कर दिया है मोदी जी ने कि केवल और केवल डंका बजाना है, सुबह से शाम तक जो है सर लेकिन सांप्रदायिकता का, आंकड़े मल्टीपल डिवीजन का। सर लेकिन आंकड़े तो ये कहते हैं, सरकार जो आंकड़ा पेश करती है और वो कहती है कि आंकड़े ये बता रहे हैं कि भारत में रोजगार मांगने वालों की संख्या कम हो गई है। तो जब रोजगार मांगने वालों की संख्या कम हो गई है तो वो रोजगार दे किसको? रोजगार की तो बाढ़ है भारत में। नहीं तो वो मोदी जी के भक्तों को दे दिया ना 2-2 रुपए की ट्रोलिंग के लिए। उसके अलावा उन भक्तों से पूछे कि ट्रोलिंग के अलावा क्या काम करते हो, क्या, तो उनके पास उसके बताने का काम नहीं कि वो क्या काम करते हैं। मोदी जी ने खुद बता दिया कि पकौड़े तलना भी एक रोजगार है। तो मोदी जी की संघ की जो शिक्षा है, उनका जो सिलेबस है, उसकी रोजगार की और मेरे और आपकी रोजगार की परिभाषा में एक बेसिक फर्क है। रोजगार का मतलब होता है कि नियमित आय का साधन, एक सुरक्षित आय का साधन, जिसके जरिए आप पल बढ़ सके, आगे बढ़ा सके, अपने परिवार के साथ बढ़ सके, ना कि 2 रुपए की ट्रोलिंग करके आप गाड़ी गलौज पर उतरिए। बेसिकली क्या है कि सवालों को जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे, समस्या को जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे, तो उसका समाधान कैसे करेंगे? तो मोदी सरकार, आपने बिल्कुल सही बात कही कि मोदी सरकार तो बेरोजगारी को इशू ही मानने को तैयार नहीं है, गरीबी को इशू ही मानने को तैयार नहीं है। अगर गरीबी इशू नहीं है तो भाई 82 करोड़ मुफ्त अनाज किसको दे रहे हो, बता दीजिए। 2022 तक मोदी जी ने जितने वायदे किए थे देश के साथ कि 2022 तक ये हो जाएगा, उनमें से एक वायदा पूरा किया, वो बता दीजिए। इस देश के अंदर 100 दिन में काला धन लाना था, वो ले आए हो, वो बता दीजिए। बेसिकली कोई एक मुद्दा पूरा हुआ हो, तो इसीलिए सारे का सारा सिलेबस बदल दो। और सिलेबस बदलने का क्या है कि अब्दुल को टाइट कर दिया, धर्म की राजनीति बढ़ा दो, समाज का वर्टिकल डिवीजन कर दो, मुद्दों पर बात मत होने दो। बेसिकली सिलेबस इस देश का ये है कि केवल और केवल वो चीज बाहर फैलाओ जो मोदी जी को सूट करती है। आपने 370 का जिक्र किया, बहुत अच्छी बात, हटा दिया, राष्ट्रवाद की लहर आ गई, सारी बात होगी। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने क्या कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि कश्मीर के अंदर लाखों करोड़ रुपए का निवेश आ जाएगा, रोजगारों की बाढ़ आ जाएगी। जरा बता दें कितने रोजगार चले गए वहां पर, कितना निवेश हो गया वहां पर। जो अपने बहुत सारे भक्त वहां प्लॉट खरीदने जा रहे थे, कितनों ने प्लॉट खरीद लिए वहां पर। सवाल ये नहीं है राम प्रकाश जी, सवाल केवल इतना है कि असली नैरेटिव को छोड़ करके फर्जी फेक नैरेटिव ड्राइव करके पूरी दुनिया में एक नए इकोसिस्टम के तहत काम करो कि भारत में सवाल ही नहीं बचे। ये सवाल मुक्त लोकतंत्र बनाया है मोदी जी ने, और ये केवल और केवल सरकार जो है, ये ऑफ द क्रॉनीज, फॉर द क्रॉनीज, बाय द क्रॉनीज। मैं फिर कह रहा हूं, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन। आम आदमी का इसमें कहा क्या है? जब 82 करोड़ जनता जिस देश की मुफ्त अनाज 5 किलो पर निर्भर है, और आप सारे अखबारों में कल क्या खबर छपवा रहे थे कि देश के अंदर वो गरीबी कम होगी। थोड़े दिन पहले आपने कह दिया कि चौथी सबसे बड़ी हमारी क्या नाम है इकोनॉमी बन गई, जबकि हकीकत ये आईएमएफ खुद कह रहा है कि अभी 5वीं और चौथी साल के अंत तक होगी। लेकिन मोदी जी ने खुद ही घोषणा कर दी गुजरात जाके कि हम चौथी हो गए। क्यों? क्योंकि जो भी बेसिकली था पहलगाम का नरसंहार, और जो ये अपने ऑपरेशन सिंदूर की जो नाकामी है, तो शुक्र मनाइए आप कि आज 9 तारीख है, आज घर घर में सिंदूर बटना था। आप सारे सामाजिक जो साथी थे सोशल मीडिया के, उन सब के प्रयासों से उन्होंने जो भारतीय संस्कृति और सारी चीजों की वो करते हुए जिस तरीके का नैरेटिव बनाया, तो उनको उससे कदम वापस खींचने पड़े, उस खबर को फेक बताना पड़ा। वरना आप सोचिए, जिस तरीके से अधूरे राम मंदिर की ये वो कर सकते प्राण प्रतिष्ठा, ऐसे ये पूरे देश में सिंदूर भी बिटवा देते, कोई खास बात नहीं थी। और हिंदू धर्म के सबके बड़े ठेकेदार ये हैं, हिंदुत्व के सबसे बड़े पैरोकार ये हैं। महिलाओं का सिंदूर का क्या अर्थ होता है हमारे हिंदू परिवारों में, बीजेपी कौन होती है उसको बांटने वाली? लेकिन वो तो उसके लिए भी 72 घंटे इंतजार किया, तब देखा कि ये तो बैकफायर कर गया, काउंटर प्रोडक्टिव हो गया, तब जाकर के उसको विड्रॉ किया। बेसिकली इन 11 सालों में मोदी सरकार, और खासतौर पर जो आपने ओपनिंग में एक बात कही थी कि इस बार जो घटा हुआ समर्थन है, जो बहुमत, पूर्ण बहुमत से के आंकड़े से नीचे रहेंगे, उसके बोझ कहीं ना कहीं मोदी जी के चेहरे पर झलकता है। और वो सारे के सारे फैसलों में कहीं ना कहीं लड़खड़ाती हुई सरकार नजर आती है। एब्रप्टली जो फैसले करती थी, वो फैसले अब उन्होंने केवल ये बना लिया कि अब किसी कीमत पर कोई चुनाव नहीं हारना है, चाहे वो हरियाणा बनाना पड़े, चाहे महाराष्ट्र बनाना पड़े, फर्जी वोट बनाने पड़े, कुछ भी करना पड़े, चुनाव नहीं हारना है और अपने दम पर सारी गड़बड़ करनी है। महाराष्ट्र के अंदर 89% स्ट्राइक रेट बीजेपी का, आप ऐतिहासिक तौर पर देखिएगा पूरे देश में कहीं किसी पार्टी को आज तक मिला हो तो। वो केवल और केवल डेटा मैनिपुलेशन और वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन। इलेक्शन कमीशन ने आज तक वो इलेक्टोरल वो रिपोर्ट वो नहीं दी, सारी की सारी इलेक्टोरल जो लिस्ट थी जितनी भी, क्यों नहीं दी वो? और आज क्या कह रहे हैं बड़ी शर्मनिरपेक्षता के साथ कि राहुल गांधी ने कभी मांगा ही नहीं,
कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र इकाई ने, एआईसीसी ने सारे डेलीगेशन जाकर के मिल के आए हैं इलेक्शन कमीशन से, चिट्ठियां लिखी हैं। उसके बाद और क्या लिखना होता है? लेकिन मोदी जी ने पूरे के पूरा जो था, जो तंत्र था देश का, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे एजेंसियां हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे कुछ भी हो, उन सब का समरूपीकरण करके उनको केवल एक तरीके से बना लिया है, मोस्ट ऑफ देम, कि जैसे वो कहेंगे वैसे ही चलेगा। उसके बाद ना कोई सवाल बचेंगे, ना उनके जवाब देने की जरूरत पड़ेगी, और सारे काम को आगे बढ़ाने के लिए मीडिया है ही फालतू, उसको बंदी बना रखा है, जैसा चाहते हैं वैसे चलाते हैं। उम्मीदों, देश की उम्मीदों का पकौड़ा बना करके और जो देश का भविष्य है उसमें रख करके, उसमें तल करके जिस तरीके से मोदी जी बेच रहे हैं अब तमाम संस्थाओं को, निश्चित तौर पे देश के लोगों की जो उम्मीदें थी आज उनके हालात वही हैं। जैसा आपने अभी जिक्र किया था कि भाई नाले की गैस से पकौड़ा तलने का रोजगार, तो उसी तरीके से वो उस पकौड़े की जगह पे देश के लोगों की उम्मीदें और उनका भविष्य तला जा रहा है। और उस तल करके जो व्यापार हो रहा है उसका फायदा अडानी अंबानी जी को दिया जा रहा है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि आखिर मोदी जी जिस तरीके से आज देश को विश्वगुरु बनाने की राह पर हैं, भाई अर्थव्यवस्था जहां उनको यूपीए सरकार ने दिया था आज उससे बहुत आगे निकल चुकी है। वो दावा कर रहे हैं भाई तीसरे चौथे नंबर की कुछ बात हुई थी उसमें, वो तो आईएमएफ ने कुछ शायद कहीं गलत आंकड़ा पढ़ लिया, लिख लिया, क्या कर लिया, नहीं तो हम तो तीसरे चौथे नंबर पे पहुंच ही गए थे ना। तो वो तो आईएमएफ की गलती है, उसमें मोदी जी की क्या गलती है, भाजपा सरकार की क्या गलती है? हम बार बार हर बात पे उनको ही क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? मोदी जी आज यूपीए सरकार में देश कहाँ था? पिछले 70 साल में देश में कुछ हुआ नहीं, 11 साल की मात्र सरकार है, इसने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के सामने आपको घुटने टेकने पड़ गए, एक तरीके से आपको झुकना पड़ गया। स्थिति ये हो गई कि दुनिया में आपको सारे दलों के डेलीगेशन बना करके भेजने पड़ रहे हैं और कोई देश आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। क्या आप इसको उपलब्धि नहीं मानते हैं? युद्ध नहीं होने दिया गया, उन्होंने सीज फायर का ऐलान कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि बिना युद्ध हुए सीज फायर कर दिया गया। क्या ये सारी चीजें उपलब्धि में नहीं आएंगी मोदी सरकार के 11 साल की? ये राम प्रकाश जी, वही चीज है, किसी भी चीज को देखने का एक नजरिया है। जिस रूप में, जिस अंदाज में मोदी जी, उनके भक्त, उनकी पार्टी और आरएसएस, उनका कंप्लीट इकोसिस्टम किसी भी चीज को देखते हैं, किसको किस रूप में बताते हैं। देश में एक होता है एक तर्क, एक होता है वितर्क, और एक होता है कुतर्क। पिछले 11 साल से इस देश के अंदर झूठ और कुतर्क, इन दोनों को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है कि कोई हमेशा झूठ बोलो, और कोई तर्क करने आए तो उसको कुतर्क के साथ और ऊंची आवाज के साथ, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी के साथ, एजेंसियों के जरिए उसकी आवाज बंद करा दो। इसमें चाहे आम आदमी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे अपोजिशन हो, ये एक न्यू नॉर्मल बन गया है। उसमें सारे में क्या है कि जितनी भी चीजें आपने कहा, बड़ी अच्छी बात है, अगर मोदी जी नहीं होते तो क्या ये जो हमारी जो इकोनॉमी थी आगे नहीं बढ़ती, बंद हो जाती है? इस देश ने 67 साल में, 67 ईयर्स में, सारी सरकारों ने 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया। अकेले मोदी जी ने 11 साल में 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया, 4 गुना 11 साल के अंदर। है किसी के पास जवाब उस 2 लाख करोड़ का क्या हुआ? है कोई जवाब भक्तों के पास? इस देश के अंदर आपने बहुत अच्छा किया, आप पांचवी अर्थव्यवस्था में तो कहूं तीसरी बनी है, दूसरी बनी है, बहुत शुभकामनाएं। लेकिन इस देश में प्रति व्यक्ति आय आज भी 141वें नंबर पे है या नहीं है? जिस जापान को आप ओवरटेक कर रहे हो इकोनॉमी के साइज में, उसकी तुलना में आपकी जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, वो 1/10 भी नहीं है, उससे भी नीचे है। तो आप आत्ममुग्ध होते रहिए। ये ट्रिलियंस और बिलियंस, इससे आम आदमी को क्या लेना देना है? आपके बिलियन और ट्रिलियन से मेरा पेट भर रहा है क्या? आपके प्रचार के लिए ठीक है वो। आपने भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके का वर्थ बढ़ाया है, अडानी का वर्थ बढ़ाया है, अंबानी का वर्थ बढ़ाया है, इंडस्ट्रियलिस्ट का वर्थ बढ़ाया है, क्या किसी आम गरीब भारतीय का भी वर्थ बढ़ाया है? 16 लाख करोड़ रुपया इनका माफ कर दिया, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ रुपए की लोगों की संपत्तियां बढ़ गई जो आपके क्रोनीज थे। क्या किसी गरीब का भी हुआ है? सवाल ये है। आप नाम तो गरीब का लेकर के आए थे, आप सत्ता, आपकी सारी की सारी जितनी भी पॉलिसीज हैं वो तो अमीरों के लिए है। आज देश की हकीकत क्या है? देश की प्रति व्यक्ति आय की अगर आप बात करोगे तो आप खड़े कहाँ हैं? देश में असमानता की बात आप करोगे, आप खड़े कहाँ हैं? देश की 50% जनता, राम प्रकाश जी, आज भी 194 रुपए प्रतिदिन पे जी रही है। 40% जनता 452 रुपए प्रतिदिन पे जी रही है। आप सोचिए, देश के अंदर जो हालात है आज की तारीख में, कॉर्पोरेट की संपत्ति 4 गुना बढ़ी और आम आदमी की दुश्वारियां बढ़ी। इसका कोई जवाब है? आम आदमी को तो कुछ नहीं मिला, केवल भगत लहलोट है। उनको पूछो कि क्या कर दिया, उनको नहीं पता, मोदी जी कह रहे थे। तो ये एक तरह की जो अंधभक्ति, आमतौर पे क्या है कि लोकतंत्र के अंदर जब कोई लीडर आता है, एक कद का लीडर आता है, लगातार तीसरी बार सरकार में आता है,
तो वो अपनी सेकंड लाइन थर्ड लाइन लीडरशिप डेवलप करता है, जो आगे के लिए देश को विजन दिखाएगी, रास्ता दिखाएगी। ये पहले नेता हैं भारत के इतिहास में जिन्होंने लीडर पैदा करने की बजाय भक्त पैदा किए, अंधभक्त पैदा किए, जो कुतर्क करते हैं। यही मोदी जी की सबसे बड़ी सफलता है कि देश के अंदर जो हेल्दी डिस्कशन था उसको खत्म कर दिया। जी। अब सर 11 साल की उपलब्धियों पे मोदी सेना जो है, भाजपा जो है, वो 1 महीने का कार्यक्रम उन्होंने लॉन्च किया है, जब वो पूरे देश में 11 साल की उपलब्धियां बताएंगे। सर मेरे कुछ सवाल हैं छोटे छोटे, जरा मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन उपलब्धियों पर भी बात होगी? क्या नोटबंदी की लाइनों में जो लोगों ने जान गंवाई उसके कारणों पर बात होगी? क्या गिनवाया जाएगा? क्या जब कोरोना के पीरियड में लोग सड़कों पर अपनी जान गंवा रहे थे, उसका जिक्र इस 11 साल की उपलब्धि के कार्यक्रम में, जश्न में आएगा क्या? क्या जब देश में आज बेरोजगारी, महंगाई और जो तमाम मुद्दे आपने गिनवाए, क्या उनका कहीं जिक्र आएगा क्या इन 11 साल की उपलब्धियों में? क्या पुलवामा में 40 जवानों की शहादत का जिक्र आएगा क्या? क्या किसान बिल का विरोध कर रहे किसानों में जो 750 किसानों की जानें चली गई, क्या उसका कहीं जिक्र आएगा क्या? क्या देश के तमाम अलग अलग हिस्सों में जहां पर नौकरी मांग रहे युवकों के ऊपर लाठियां चटकाई जाती हैं, क्या उसका हिसाब कहीं आएगा क्या इस 11 साल के जश्न में? क्या इस 11 साल के जश्न में जो पहलगाम के अंदर 26 निर्दोष नागरिक मारे गए, उनकी वजहों का, उनके जिम्मेदारों का जिक्र आएगा क्या? क्या उन सवालों का कहीं जिक्र आएगा, उन सवालों का जवाब कहीं निकलेगा जो पिछले इतने दिनों से विपक्ष पूछ रहा है, जो इतने दिनों से तमाम सोशल मीडिया के चैनल वाले पूछ रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, केवल विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष को छोड़ करके बाकी हर सवाल, क्या इस 1 महीने के जश्न में जिक्र आएगा क्या? राम प्रकाश जी निश्चिंत रहिए, एक भी सवाल का जवाब नहीं आएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसीलिए मैं इसको सवाल मुक्त लोकतंत्र कहता हूं। आप जितने सवाल पूछेंगे वो उतने करोड़ रुपए में विज्ञापन बढ़ा देंगे सरकार का डंका पीटने के लिए। आपके सवालों को तो वो रिकग्नाइज ही नहीं करते। जब तक आप किसी समस्या को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक ना तो उसका जवाब देंगे ना उसका समाधान करेंगे। तो मोदी जी कभी भी समस्या पर बात ही नहीं करते। मोदी जी बात करते हैं आत्ममुग्धता पर, कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, 2014 से पहले कुछ था ही नहीं। ऐसे तो विरले प्रधानमंत्री हैं। जितने सवाल आप पूछते जाएंगे उतना विज्ञापन का बजट बढ़ता जाएगा, और मोदी जो मीडिया है वो उतनी ही ज्यादा कीर्तन में, उतनी ही ज्यादा कवाली में मोदी की लग जाएगा। अब आप लोगों के ऊपर है कि हम जितने सवाल पूछेंगे वो मौज भी उन्हीं की कर रहे हैं, क्योंकि इधर पे कोई नैरेटिव बनता है, उसको आपने प्रोपेगेंडे के जरिए न्यूट्रलाइज करना है। उसका देश का पैसा चाहिए, तो पैसे, देश के पैसे की कोई समस्या नहीं, करोड़ों रुपए विज्ञापन पे फिर लुटा देंगे। इस सरकार ने जो ओवरऑल 11 साल के अंदर विज्ञापन पे खर्च किया है वो इससे पहले देश की सारी सरकारों ने मिलकर नहीं किया। दिस इज ए मैटर ऑफ फैक्ट। मोदी जी मना करें इसको। और इसीलिए इकोसिस्टम डेवलप किया है जिसमें सवाल मुक्त लोकतंत्र की कल्पना की गई है। कोई भी मीडिया, जो आप कोई भी चैनल देखिए, कोई भी अखबार, अभी तक अखबार बचे हुए थे, अब अखबारों ने भी वही कीर्तन शुरू कर दिया, सुबह शाम तक वो भी वही कवाली करते हैं जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करता है। बेसिकली देश की जनता की आंखों पर चश्मा लगा करके, उसको धर्मांधता में डुबो करके, उसको जातिवाद में डुबो करके, फला बनाम फला में डुबो करके हर एक सवाल से दूर कर देना, अपनी दिनों दिन की जो अपनी दुश्वारियां हैं उन पे चर्चा ना करने देना, ये मोदी जी की सबसे बड़ी सफलता है इन 11 सालों की। और यही भगत मंडली, यही आईटी सेल, यही जो ट्रॉल्स है ना, यही उसको एम्पलीफाई करते हैं और उसमें धार देता है आपका मुख्य धारा का जो सो कॉल्ड मीडिया है। तो सवालों की चिंता मत कीजिए, सवाल बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, जवाब बिल्कुल नहीं मिलेंगे, केवल डंका बजेगा, बजेगा डंका, लगेगी लंका, ये तय मान के चलिए। अब पहलगाम के नरसंहार का कहीं जिक्र है? कौन मरा, क्या मरा, कोई जिक्र है? जो पुंछ के राजौरी के अंदर फायरिंग में लोग मरे उनका कहीं जिक्र है? केवल और केवल एक जिक्र है कि पाकिस्तान को धूल चटा दी, पाकिस्तान का ये कर दिया। वहां पर जब हम एक सवाल पूछते हैं कि सीज फायर क्यों किया, किसके कहने से किया, फिर सारे चुप हो जाते हैं, फिर हम देशद्रोही हो जाते हैं, हम पाकिस्तानी हो जाते हैं। सीज फायर किसके कहने से किया ये तो बता दीजिए। ट्रंप 12 बार कह चुके मैंने करवाया। तो भारत की सॉवरेनिटी भी क्या आपने ट्रंप के पास छोड़ दी क्या? पूरी दुनिया में आप आइसोलेट कैसे हो गए मोदी जी? आज तक तो 78 साल में नहीं हुआ था देश। पाकिस्तान के साथ तो ये हाल देखा था हमने, भारत के साथ तो ये कभी नहीं देखा था। उसके बावजूद भी आप विश्व गुरु हैं। 9 दिन पहले आपको बुलाया जाता है एक G7 के सम्मेलन में, आप जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। 4 दिन पहले आपकी भक्त मंडली कह रही थी मोदी कनाडा नहीं जाएंगे, अब मोदी जी कह रहे हैं कि मैं उत्सुक हूं जाने के लिए।
वहां के जो दूसरे छोटे देश है उनको 1-1 महीने पहले इनवाइट कर लिया गया, आपको 9 दिन पहले करे, आप फिर भी उत्सुक है। अब G7 में जा रहे हैं, फिर ब्रिक्स में जाएंगे, वो नॉर्थ है वो साउथ है, पता कुछ है नहीं पॉलिसीज का, जो मर्जी आए, केवल डंका बज रहा है। तो ये डंका जो है एक्चुअल में इस देश की लंका है। डंका बनने के क्रम में मोदी जी एक बार फिर विदेश यात्रा के लिए अपने कमर की कुर्सी की पेटी जो है वो बांध चुके हैं और अब हम उनको लगातार उड़ान भरते हुए देखेंगे। बहरहाल आपकी उड़ान कितने गहरान में हो रही है ये आप समझिए, आपका भविष्य समझे। मोदी जी अपना काम करते हुए फिलहाल दिखाई दे रहा है और उसमें डंका बज रहा है, विश्वगुरु बनने की राह पर बहुत आगे निकल चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।